इस क्रियाकलाप में हम लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को समझेंगे। इसके लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे हमारे पास प्लास्टिक की 3 ट्यूब हैं, इसके साथ ही लोहे की 3 कीलें हैं, कुछ बेकिंग सोडा है, इसके अलावा कुछ उबला हुआ पानी और एक ड्रॉपर भी है जिसमें थोड़ा सा तेल भरा है। तो सबसे पहले हम एक प्लास्टिक ट्यूब में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम दूसरी प्लास्टिक ट्यूब में थोड़ा सा उबला हुआ पानी डालेंगे। इसके बाद तीसरी ट्यूब में हमारे पास कमरे के तापमान पर साधारण ठंडा पानी है। अब मैं इनमें से प्रत्येक ट्यूब में लोहे की एक एक कील डाल दूंगा। इसके बाद दूसरी ट्यूब में, जिसमें हमने उबला हुआ पानी लिया है, इसमें ड्रॉपर से तेल की कुछ बूंदें डाल दूंगा। अब मैं इन सभी ट्यूब्स को बंद कर दूंगा। इस प्रकार अब हमारे पास ये 3 प्लास्टिक ट्यूब हैं जिनमें लोहे की कीलें हैं, लेकिन लोहे की कीलों के अलावा इन ट्यूबों के अंदर कुछ और भी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे पहली प्लास्टिक ट्यूब में जो बाईं तरफ है, हमने बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा की विशेषता यह है कि यह अपने चारों ओर की हवा में मौजूद सारी नमी को अवशोषित कर लेता है, जिसका अर्थ है कि यह अपने चारों ओर हवा में मौजूद पानी के अणुओं को अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसे निरार्द्रीकरण एजेंट भी कहा जाता है। इसके बाद बीच वाली ट्यूब में हमने उबला हुआ पानी और उसके ऊपर तेल की कुछ बूंदों को डाला है। जब हम पानी को उबालते हैं तो इससे उसमें घुली हुई सारी ऑक्सीजन निकल जाती है, यानी उबले हुए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन नहीं होती है। इसके साथ ही इस ट्यूब में ऊपर तेल की एक परत भी है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को पानी में घुलने से रोकती है, यानी तेल की यह परत ऑक्सीजन को उबले हुए पानी में प्रवेश करने से रोक रही है। और तीसरी ट्यूब में जो दाहिनी ओर है, उसमें कमरे के तापमान पर साधारण पानी है। इसमें ना तो बेकिंग सोडा है और ना ही उबला हुआ पानी है, केवल साधारण पानी है। अब मैं चाहता हूं कि आप अनुमान लगाएं कि इन तीनों में से किस ट्यूब की लोहे की कील पर जंग लग सकती है। हम इस सेटअप को लगभग 5-6 दिनों के लिए छोड़ देंगे और 5-6 दिनों बाद इसे दोबारा देखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप इस बारे में सोचें, आपको क्या लगता है कि किस लोहे की कील पर जंग लगेगी? ठीक है, तो अब 5 दिन हो चुके हैं। आइए अब हम इन ट्यूब से लोहे की कीलों को निकालते हैं और इनकी जांच करते हैं। तो यह है बेकिंग सोडा वाली ट्यूब की कील है। इसके बाद यह है उबले हुए पानी में डूबी हुई कील है। इस पानी के ऊपर तेल की एक परत भी थी। और अंत में यह कमरे के तापमान पर साधारण पानी में डूबी हुई कील है। आइए अब इन्हें थोड़ा करीब से देखें। तो यह सबसे पहली कील है जिसे बेकिंग सोडा में रखा गया था। यह लोहे की कील हमें ठीक लग रही है ना? यह अभी तक चमकदार है, हमें इसके ऊपर कोई भी परत नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि इस लोहे की कील में कुछ भी नहीं बदला है जिसे बेकिंग सोडा में रखा गया था। यह किसी भी अन्य सामान्य लोहे की कील के समान ही दिखाई दे रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी जंग नहीं लगी है। इसके बाद यह दूसरी कील है जिसे उबले हुए पानी में रखा गया था और उसके ऊपर तेल की एक परत भी थी। यह लोहे की कील भी ठीक लग रही है, इसके ऊपर भी कोई परत नहीं है, इसलिए इसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि इसमें भी जंग नहीं लगी है जो दूसरी ट्यूब में थी। इसके बाद यह तीसरी कील है। इसे ध्यान से देखिए, इसे कमरे के तापमान वाले साधारण पानी में रखा गया था। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसके ऊपर हम एक लाल भूरी परत देख सकते हैं, है ना? आइए इसे थोड़ा करीब से देखें। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर स्पष्ट रूप से एक परत दिखाई दे रही है। यह लाल भूरे रंग की परत है। इसका मतलब है कि लोहे की यह कील, जिसे कमरे के तापमान वाले साधारण पानी में रखा गया था, इसमें वास्तव में जंग लग गया है। आइए अब हम सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहली प्लास्टिक ट्यूब में जिसमें बेकिंग सोडा था, बेकिंग सोडा ने अपने चारों ओर की वायु में मौजूद सारी नमी को अवशोषित कर लिया, इसलिए लोहे की कील में जंग नहीं लगी। दूसरी ट्यूब में उबला हुआ पानी था
जिसमें घुली हुई ऑक्सीजन नहीं थी और तेल की एक परत ने ऑक्सीजन को पानी में प्रवेश करने से भी रोक दिया। लेकिन तीसरी ट्यूब में पानी और हवा में नमी दोनों में ऑक्सीजन मौजूद थी। तो इस क्रियाकलाप से हम ये देख सकते हैं कि किसी चीज़ में जंग लगने के लिए दो चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी है। पहली चीज़ है पानी और दूसरी चीज़ है ऑक्सीजन। इसीलिए तीसरी ट्यूब की लोहे की कील में जंग लग गई, क्योंकि उसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद थीं। उसमें पानी भी था, उसके चारों ओर की हवा में नमी थी और उसके आसपास की हवा में ऑक्सीजन भी मौजूद थी। इसीलिए हमें लोहे की तीसरी कील के ऊपर जंग की लाल भूरी परत दिखाई दे रही है। जंग की इस परत को आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। इस प्रकार जब लोहा पानी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जो कि जंग का ही रासायनिक या वैज्ञानिक नाम है।